नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के लिए दो पिटीशनें थी, अलग अलग अदालतों पे पड़ी। दिल्ली सरकार का दिन यानी कि केजरीवाल का दिन अच्छा नहीं था, क्योंकि दोनों में ही केजरीवाल को उल्टी गिनती गिननी पड़ी। पहले मैं उस केस की बात करता हूं जिसमें संजय किशन कौल साहब ने फटकार लगाई। हम सब जानते हैं कि रैपिड ट्रेन का एक प्रोजेक्ट पूरे देश में चल रहा है, और रैपिड ट्रेन के मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों भागीदार हैं। दोनों के भागीदार होने की वजह से प्रोजेक्ट जब भी शुरू होता है तो दोनों अपना अपना पेमेंट करते हैं। जब उस प्रोजेक्ट की प्रोफाइल में, अकाउंट में दोनों सरकारें अपना पेमेंट डाल देती हैं, तो फिर वहाँ काम शुरू होता है, उसके टेंडर शुरू होते हैं। दिल्ली से गाज़ियाबाद तक जो रैपिड ट्रेन चलनी है, उसमें उत्तर प्रदेश में काम लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, अपने हिस्से का पेमेंट पहले ही डाल दिया था। केंद्र के पास पहले से था, दोनों मिलकर उसको काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली का जो पोर्शन है उसमें 415 करोड़ की आवश्यकता थी। 415 करोड़ दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली सरकार का था, और बाकी केंद्र सरकार का था। ज़्यादा फंड पूरा मोस्टली केंद्र सरकार ही पे कर रही है, लेकिन 10% के लगभग दिल्ली सरकार का उसमें पेमेंट बनता है। दिल्ली सरकार वो पेमेंट निकालने के लिए तैयार नहीं थी। मामला इन्वायरमेंट के मामले के कुछ लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार चूंकि पेमेंट नहीं निकाल रही है, इसलिए इसलिए वहाँ पर रैपिड ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, यानी कि शुरू भी नहीं हो पा रहा है, और इससे दिल्ली के इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, मतलब दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा हमारे पास फंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा जब 11,000 करोड़ रुपया आप, वो सॉरी 1100 करोड़ रुपया आप एडवर्टाइजमेंट के लिए निकाल सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करते हैं, हम आदेश कर देते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट का जो फंड है वो फंड सीधा एलोकेट कर देते हैं रैपिड ट्रेन को। मैं यहाँ से ऑर्डर कर देता हूँ। दिल्ली सरकार उस समय ये कहते हुए रुकवा लिया कि साहब हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। थोड़े टाइम के बाद आज दिल्ली सरकार की सुनवाई हुई तो पिटिशनर्स ने कहा कि साहब आपके ऑर्डर के बावजूद आपने एवियंस में रखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हमने ऑर्डर नहीं किया हुआ था, हमने इसको एवियंस में रखा हुआ था। एवियंस मतलब हमने प्रतीक्षा में रखा हुआ था, और आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो इन्वायरमेंट की, मतलब जो पिटिशनर थे, पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि साहब आपका ये तो कंटेम्प्ट हो गया। जब कोर्ट उन पर थोड़ा 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 नासाज हुआ, थोड़ा सा बिगड़ा दिल्ली सरकार के ऊपर, तो दिल्ली सरकार की एडवोकेट ने ये कहा कि नहीं सर, ये गलत बोल रहे हैं, हमने कुछ पेमेंट, पार्शियल पेमेंट डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अकाउंट दिखाओ। अकाउंट में वो पेमेंट अभी प्रोजेक्ट पर गया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि गया है, लेकिन प्रोजेक्ट की साइड पर, तो प्रोजेक्ट के अकाउंट पे तो गया नहीं पैसा। तो प्रोजेक्ट के अकाउंट में पैसा गया नहीं, चलो हम मान लेते हैं कि पार्शियल पेमेंट आपने कर दिया, तो ये ऑर्डर तो एब्सोल्यूट पेमेंट 415 करोड़ का था, आप कैसे कर सकते हैं इस पर पार्शियल पेमेंट। और पूरे पेमेंट से कम कुछ सुना नहीं जा सकता, हम एक काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट का फंड दे देते हैं। दिल्ली सरकार ने फिर से समय लिया और कहा कि हमें साहब थोड़ा समय दे दीजिए, हम इंस्ट्रक्शन लेकर आपको देते हैं कि वाकई में क्या स्थिति है। आप सोचो कि दिल्ली सरकार 1100 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर लेती है, लेकिन 415 करोड़ का रैपिड ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार को लताड़ लगाते हुए संजय किशन कौल साहब ने आड़े हाथों लिया। अब क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा था। हम सब जानते हैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के, और हम सबको ये भी मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक समय पर कहा था कि नहीं, केंद्र जो एलजी है, एलजी के लिए एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, कोई अपॉइंटमेंट हो सकता है। एलजी यूनिलेटरली कर नहीं सकते, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने एनसीटी दिल्ली एक्ट में संशोधन कर दिया था, और उस संशोधन में ये कहा था कि चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट और होम सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट ये तो केंद्र सरकार करेगी, और इसके अतिरिक्त जो भी अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला जाता है तो उसके लिए एक त्रिसदस्यीय कमेटी होगी जो दिल्ली प्रशासनिक सेवा कमेटी कही जाएगी, और वो जो प्रशासनिक सेवा कमेटी है वो तय करेगी, जिसको हेड मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन उसमें लॉ मिनिस्टर, लॉ सेक्रेटरी बैठेंगे,
उसमें स्टेट सेक्रेटरी बैठेंगे, यानी कि वो चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे। और इसके बाद सुझाव प्रस्ताव होने के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आवश्यकता होती है नहीं होती, ये सब तीनों मिलकर तय करेंगे। इनमें से दो जो तय कर लेंगे वो फाइनल माना जाएगा। अब इस बात को लेकर वो तो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है दोबारा कि भाई ये तो केंद्र सरकार ने अपनी मनमानी कर ली। लेकिन इसी बात को अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि साहब आप चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट की बात है तो चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट राज्य सरकार से कंसल्ट करके ही होना चाहिए। राज्य सरकार से बात नहीं करी, इन्होंने सीधा सीधा अपॉइंट कर दिया, जबकि एलजी के लिए एड एंड एडवाइस जो उनका एडवाइज़र है वो तो काउंसिल मिनिस्टर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा अभी उस पर ऑर्डर नहीं हो सकता क्योंकि एनसीटी दिल्ली एक्ट में संशोधन हो चुका है और वो संशोधन एक बेंच के सामने पेंडिंग है, इसलिए अभी तक एलजी के पास पूर्ण अधिकार है। बात यहाँ पर आज आई थी कि नरेश कुमार का एक्सटेंशन हो गया, यानी कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन हो गया और उनके ट्रांसफ़र के लिए ऑलरेडी आतिशी ने अपनी रिपोर्ट लगा दी थी कि द्वारका घोटाले में वो शामिल हैं और ये कहा था कि चीफ सेक्रेटरी बहुत बहुत बड़े लैंड घोटाले में शामिल हैं। बाद में जब उन्होंने एलजी को जाकर रिपोर्ट दी कि साहब ये शामिल है, तो एलजी ने ये कहा कि ये पुराना मामला है और पहले इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कोई भी हुआ करता था उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, वो मामला सीबीआई के पास है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इसमें कुछ नया तो नहीं हो रहा। वो तो उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फॉल्ट मानते हुए प्राइमा फेसाए उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन रख दिया गया, तो सीबीआई उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर रही। इसलिए इस मामले में कुछ नया नहीं हो सकता, कोई नया इन्वेस्टिगेशन नहीं लिख सकते। मामला अब ये समझ में आ रहा था कि नरेश कुमार के ट्रांसफ़र के लिए ये सब कुछ स्वांग रचा जा रहा था, मामला को कुछ बन ही नहीं रहा था। इसी बीच में नरेश कुमार जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, उनके रिटायरमेंट का समय आ गया। हम सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन केंद्र सरकार कर सकती है और केंद्र ही करेगा क्योंकि आईएएस ऑफिसर होता है। तो चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन केंद्र सरकार ने अलाउ कर दिया और एक्सटेंशन के बाद एलजी उनको रीअपॉइंट कर देगा, मतलब कंटिन्यूएशन कर देगा। इतने को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब चीफ सेक्रेटरी हमारे मन का होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर फंसा हुआ है कि केंद्र ये कह रहा है कि हमने तो नरेश कुमार का एक्सटेंशन ऑलरेडी कर दिया, वो ऑर्डर भी हो गया। नरेश कुमार का जब एक्सटेंशन हो चुका है चीफ सेक्रेटरी के रूप में, वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो रिटायरमेंट पे नहीं आ जाते, इसलिए कुछ हो नहीं सकता। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि साहब आप इनको हटाइए बटाइए और नया अपॉइंटमेंट करिए। पिछली तारीख पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई आप पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री एलजी के पास जाकर बैठे। अब सवाल ये आता है कि मुख्यमंत्री एलजी के पास बैठे कैसे, उसकी नाक नीचे हो जाएगी, उसकी मूंछ नीचे हो जाएगी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान यही है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से जाकर मिलेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से जाकर मिलेगा और उनको पूरी सूचना देगा जैसे वो सरकार चला रहे हैं, क्योंकि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली राज्यपाल की मानी जाती है और उसकी एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस बाइंडिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसी दूसरी तरफ गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और गवर्नर को अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो वो किसी भी बिल को, किसी मामले को प्रेसिडेंट के पास भेज देता है। प्रेसिडेंट अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने केंद्र के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद उस पर डिसीजन लेता है। तो फिर कुल मिलाकर राज्यपाल केंद्र के प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि माना जाता है। तो दोनों तरफ से हमने मामला फिट किया कि राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके पास, राज्यपाल के पास वो होगी जो चुनी हुई सरकार बनेगी और फिर केंद्र सरकार के साथ वो लिंकअप करेगा। ऐसे भारत का फेडरल स्ट्रक्चर बना रहेगा। सवाल यहाँ पर यही है कि केजरीवाल एलजी के पास जाएंगे नहीं क्योंकि उनकी नाक कट जाएगी। हालांकि पिछले एलजी से भी उनका 36 का चल रहा था और उससे पहले वाले एलजी का भी उनका 36 का चल रहा था। एलजी से उनकी बनती नहीं। विधानसभा में वो कह ही चुके हैं कि ये एलजी कौन होता है, हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली हमारी है। एलजी का क्या मतलब है, यानी कि वो दिल्ली के सेवक न मानकर दिल्ली के मालिक अपने आप को मानते हैं, शहंशाह आलम बादशाह मानते हैं और अपने घर में बढ़िया बढ़िया टॉयलेट दिल्ली के लोगों के पैसे से बनवाते हैं और उसमें खूब नीचे से शोपीस लगवाते हैं जिसमें खुशबू बदबू आती है। अब इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो न निभाकर वो एलजी को किसी तरह से घाटना नहीं चाहते, तो दिल्ली एलजी के पास बैठ कैसे जाएंगे। इसलिए केंद्र राज्य सरकार, क्या मुख्यमंत्री एलजी के पास बैठेगा नहीं, जाके चीफ सेक्रेटरी को वो थप्पड़ों से मारता है, चीफ सेक्रेटरी को वो मानता नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा ये सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दे दिया कि भाई अगर ये उनके पास नहीं बैठते तो एक काम करिए कि एलजी या होम मिनिस्ट्री केंद्र की कुछ पैनल बना कर दे दे, उन पैनल में से वो उनको चुन लें।
सुप्रीम कोर्ट में उस समय भी सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि साहब अपॉइंटमेंट तो हो चुका है और इनका एक्सटेंशन हो चुका है, इसलिए अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी डेट दे दी गई थी। डेट मिलने के बाद आज फिर जब सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए एलजी की तरफ से, तो उन्होंने कहा साहब नरेश कुमार का एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुका है और नरेश कुमार सीट पर है, इसलिए नरेश कुमार को बदलकर दूसरा कोई पैनल का नाम देना या बुलाना ये ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख भाषा में ये कहा कि भाई आपके पास केवल एक ही व्यक्ति है कि दिल्ली में आपके पास एक के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, और कोई दूसरा व्यक्ति आप अपॉइंट नहीं कर सकते, कोई पैनल आप नहीं दे सकते, केजरीवाल को चुन लेने दीजिए उस पैनल में से। आपके पास एक ही आदमी है तो क्या सवाल यहाँ पर जब कहा गया कि क्या एक ही आदमी है, तो लगा कि नहीं केजरीवाल जी के पक्ष में मामला चला गया, दिल्ली सरकार के पक्ष में मामला चला गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि साहब उनका एक्सटेंशन हो चुका है, वो सीट पर बैठे हुए हैं और सीट पर बैठे व्यक्ति को हम नहीं हटा सकते, हम नहीं हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या करना था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके एक्सटेंशन की पूरी पावर, एक्सटेंशन का पूरा विधान, एक्सटेंशन के रूल्स, एक्सटेंशन के रेगुलेशन, ये सारे लेकर हमारी अदालत में कल प्रेजेंट हुई है। इसका मतलब अब ये निकलता है कि जो एक्सटेंशन के रूल्स हैं वो तो पूरे देश के लिए लागू होंगे। एक्सटेंशन के रूल्स की वैलिडिटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। अच्छा, एक्सटेंशन के रूल की वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट कई एक मामलों में पहले भी चेक कर चुका है, पहले भी इस तरह के मामले आते रहे होंगे। तो इस परिस्थिति में आज तक उसको इनवैलिड कहा नहीं गया एक्सटेंशन को। चूंकि इनवैलिड नहीं कहा गया है और बड़ी बड़ी बेंचों के सामने भी मामला जा चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें, वो 3 जजों की बेंच, जब बड़ी बेंचें डिसाइड कर चुकी हों, तो 3 जजों की बेंच उसमें क्या सुनेगी, कैसे करेगी? इसका मतलब साफ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये कहते हुए फिलहाल सांत्वना देकर वापस दे दिया है, या फिर फिलहाल उनको किसी न किसी तरह से स्टॉप करवा दिया है कि भाई देखो मामला तो ठीक है, नरेश कुमार इस समय सीट पर हैं, उनको हटाने का कोई मतलब नहीं होता, और पिटीशन आने से पहले उनका एक्सटेंशन हो ही चुका है, ये सॉलिसिटर जनरल बोल ही रहे हैं। तो जब उनका एक्सटेंशन हो चुका है तो उनको हटाने का कोई मतलब नहीं होता। तो केंद्र का जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव था कि भाई इनको पैनल दे दीजिए, तो पैनल देने की आवश्यकता तो तब पड़े जब नया अपॉइंटमेंट हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इनको हटाकर नया अपॉइंटमेंट करिए, लेकिन केंद्र सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, एलजी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और वो ये लगातार कह रहे हैं कि साहब जब अपॉइंटमेंट हो चुका है, जब हम एक्सटेंशन कर चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं होता। हालांकि कल की तारीख में फिर से उस पूरी मैथमेटिक्स को जानने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है और कहा है कि हमारी अदालत में लाकर लगाइए और बताइए कि आपके एक्सटेंशन के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। एक्सटेंशन अभी तक वेल वेरीफाइड है। इसका मतलब बिल्कुल साफ होता है कि अब एलजी के द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है उसमें कोई बदलाव होने की गुंजाइश अभी तब तक नहीं दिख रही है जब तक कि ये जो एक्सटेंशन की वैलिडिटी है, एक्सटेंशन की वैलिडिटी का प्रश्न कोर्ट के सामने ना आ जाए या एक्सटेंशन की वैलिडिटी ना आ जाए। तो दिल्ली सरकार के सामने 2 बड़ी समस्याएं। पहली समस्या में दिल्ली सरकार के अकाउंट सारे मांग लिए थे पिछली तारीख में, और ये कहा था कि अपने अकाउंट जरा हमको चेक करवाओ। दिल्ली सरकार अकाउंट कैसे चेक करवाए, क्योंकि 1100 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट का जो दिख रहा है वो है, उसके अलावा डिपार्टमेंटों के खर्चे होंगे, डिपार्टमेंटों के एडवर्टाइजमेंट होंगे और बहुत कुछ खर्चा कर रहे होंगे वो। तो वो सारी अकाउंट शीट अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगी तो दिल्ली सरकार और बुरी तरह से फंसने वाली है और फिर उसके जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए दिल्ली सरकार ने क्या किया, दिल्ली सरकार ने फिर से समय ले लिया। आप सोचो कि अगर अकाउंट सामने आ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट का पैसा सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर देगा, तो फिर केजरीवाल तो एडवर्टाइजमेंट के ही खेल हैं। पूरे एडवर्टाइजमेंट पे काम करें न करें, लेकिन हवा बनाने में वो माहिर हैं और एडवर्टाइजमेंट करने में माहिर हैं। तो अगर एडवर्टाइजमेंट लगातार वो करते रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा, तो फिर ये संभव है, मैं बता रहा हूँ, तो फिर ये संभव है कि अभी इनको एलोकेशन के पैसे का ऑर्डर कर दें। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी भी वैसे ही कंटिन्यू, ये भी संभव है। इसलिए आज दोनों केसेस में मतलब जो केजरीवाल सरकार है वो केजरीवाल सरकार को कहीं न कहीं बैकफुट पर दिख रही है, और ये संभव है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट कंटिन्यू रहे, और नहीं कंटिन्यू रहेगा तो एक्सटेंशन करने के बाद उन्हें कहाँ ले जाएंगे, उनको ले कहीं जाएंगे तो भी बड़ी समस्या है, कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि एक्सटेंशन के रूल्स ये हैं कि चीफ सेक्रेटरी का ही एक्सटेंशन हो सकता है, बाकी का एक्सटेंशन नहीं हो सकता। तो चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन हो चुका है, एक्सटेंशन होने के बाद अगर चीफ सेक्रेटरी से हटा दिया तो ये तो एनामली क्रिएट हो जाएगी, नहीं, और नई एनामली क्रिएट हुई कानून की तो भी समस्या है। तो अब उस पर क्या होगा ये कल डिसाइड होगा। मुझे लगता है कि अभी तक वो जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट कंटिन्यू दिख रहा है, इसलिए उस पर भी केजरीवाल को
कहीं न कहीं समझौता करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।